कहानी की शुरुआत में हमें फ्लोरिडा शहर के एक छोटे से कैफे को दिखाते हैं जिसमें लीजा नाम की एक खूबसूरत और जवान लड़की काम करती है। वो कैफे में आने वाले सभी कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, जिसे देखकर उसके बॉस भी बेहद खुश होते हैं। और हमेशा की तरह ही लीजा जब कैफे से अपने घर जा रही होती है तब हमें उसकी असल जिंदगी के बारे में मालूम पड़ता है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। लीजा जितना यहाँ खुश नजर आती है, अपनी असल जिंदगी में वो इतना खुश नहीं होती। ज्यादातर लोग काम से घर वापस जाते वक्त खुश होते हैं, लेकिन लीजा घर जाते हुए घबरा रही होती है और ये शिकन उसके चेहरे पर हमें साफ झलक रही होती है, क्योंकि उसके लिए वो कोई घर नहीं बल्कि नरक है। जब वो साइकिल से घर जा रही होती है तभी लीजा को सुनसान रोड पर एक कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से घर पहुंच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लीजा का ये अपना घर नहीं है, बल्कि वो अपनी नानी और उसके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ यहाँ रहती है। मॉरिस उसकी नानी की पैसों से मदद करता है, जिसके बदले में उसे हर रात लीजा के साथ गुजारने का मौका मिलता है। और यही वजह होती है कि लीजा अपनी जिंदगी में खुश नहीं होती। इस सब से परेशान होकर एक दिन वो सुसाइड नोट भी लिखती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद की जान ले सके। यहाँ हमें पता चलता है कि लीजा यहाँ तब से रह रही थी जब वो 14 साल की थी, यहाँ तक कि वो अपनी नानी को अपनी पूरी सैलरी लाकर देती है ताकि उन्हें मॉरिस का सहारा न लेना पड़े। लेकिन पिछले 2 सालों में कुछ भी नहीं बदला और एक दिन लीजा अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन इसमें उसकी बड़ी बहन भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हाथ में ये नहीं था। और जब वो अपनी मॉम से ये सारी बातें बताती हैं तो वो कहती है कि तुम्हें अपनी ग्रैंडमदर का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए तुम्हें वहीं रहना है। और लीजा की मॉम की बातों से साफ नजर आ रहा होता है कि उन्हें उसकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं होती। अब एक रात जब वो कैफे से घर आ रही होती है तो उसे फिर से वही कार दिखती है जो उस दिन उसका पीछा कर रही थी, लेकिन इस बार उस कार से एक आदमी निकलता है जो लीजा को किडनैप कर लेता है और उसके साथ कार में खपाखप करता है। और वो यहाँ भी नहीं रुकता, वो लीजा की आंखों पर कपड़ा बांधकर उसे एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है और वो वहाँ उसके साथ फिर से घपाघप करने लगता है और वो रोजाना उसके साथ ये हरकत करता है। अब इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है और अब लीजा समझ जाती है कि ये आदमी कोई साइको है और जो उसके साथ हो रहा है ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसकी नानी के घर पर भी उसके साथ यही होता था। लेकिन यहाँ लीजा अपनी जान बचाना चाहती थी, इसलिए वो उस बॉबी नाम के आदमी से प्यार से बातें करने लगती है। वो उसे कहती है कि शायद तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की रही होगी जिसने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा, और बॉबी अब धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ उसकी नानी लीजा की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवाती है और पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, जहाँ उन्हें कैफे में पता चलता है कि लीजा एक बहुत ही मेहनती लड़की है और वो कभी भी भाग नहीं सकती, जरूर उसके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। और जब पुलिस लीजा की मॉम के पास जाती है तो वो कह देती है कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। अब ये सुनकर तो आप समझ ही सकते हैं कि उसकी मॉम को उसकी कितनी फिक्र है। यहाँ अपार्टमेंट में हम देखते हैं कि बॉबी रोजाना उसके साथ वही सब करता है। इस दौरान लीजा उससे बात करने की कोशिश करती है, साथ ही वो उसके चेहरे को भी छूती है जिससे वो अंदाजा लगा सके कि वो दिखने में कैसा है। यहाँ लीजा उसकी तारीफ करने लगती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब लीजा वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और वहाँ अपने होने के कुछ सबूत छोड़ देती है। वो मिरर पर अपनी फिंगरप्रिंट्स लगा देती है और अपने कुछ बाल वहीं तोड़कर फेंक देती है। और एक रात जब बॉबी सो रहा होता है तो लीजा उठकर कॉल लगाने वाली होती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ एक फोन मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल लगाती उसे अपनी मॉम की कही हुई बात याद आती है, जिसमें उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर तुमने नानी के घर में जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में कुछ किया तो और भी बुरा हो सकता है। और ये सब सोचने के बाद जैसे ही वो कॉल लगाने वाली होती है बॉबी जाग जाता है। वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही चालाक बन रही हो और अब वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो कहती है कि मैं अपने बीमार पिता की तबीयत पूछने के लिए फोन कर रही थी। और ये कहने के बाद लीजा इमोशनल हो जाती है, जिससे बॉबी उसे छोड़ देता है। और अब लीजा को अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है कि लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना है। और एक दिन जब बॉबी उसके साथ घपाघप कर रहा होता है तो वो फिर से उसकी तारीफ करने लगती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। और ये सुनकर बॉबी खुश हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए मान जाता है। तभी फ्लोरिडा शहर में एक न्यूज चलती है एक सीरियल किलर के बारे में जो अब तक 16 लड़कियों को मार चुका है। और जब बॉबी इस न्यूज को देखता है तो वो सोचता है कि यही सही समय है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस इस बड़े केस में बिजी हो गई और लीजा ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा है तो वो उसे पहचान भी नहीं सकती। और इसके बाद वो उसे कार में बिठाकर एक पार्क में ले जाता है, लेकिन तभी वो एक बार फिर से अपना इरादा बदल लेता है और वो उसे मारने लगता है। लेकिन लीजा उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहती है कि आई एम अ यंग गर्ल और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम मुझे जाने दो। और उसकी ये बातें सुनकर बॉबी पिघल जाता है और वो उसे कहता है कि अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछे तो कहना कि मैं एक ब्लैक हूँ और मेरी हाइट शॉर्ट है और मैं बहुत ही मोटा हूँ। इसके बाद वो उसे छोड़कर चला जाता है और लीजा भागकर अपने घर आती है और नानी से कहती है कि उसे किडनैप किया गया था। लेकिन उसकी नानी को ऐसा मजाक लग रहा होता है और वो इंस्पेक्टर से फोन करके कहती है कि लीजा घर आ गई है। लेकिन इंस्पेक्टर को उसकी नानी पर भरोसा नहीं होता और वो लीजा से सुनना चाहती थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लीजा उन्हें सब कुछ बताती है जो कुछ उसके साथ हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा था।
वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ तो तुम्हारे शरीर पर एक भी निशान क्यों नहीं है, और अगर तुम्हारे हाथ खुले थे तो तुमने अपने हाथ पांव क्यों नहीं चलाए। लीजा उन्हें बताती है कि वो आदमी एक साइको था और उसके पास एक गन भी थी जिससे वो मुझे डरा रहा था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि वो ये सब मीडिया की अटेंशन पाने के लिए कर रही है। और तो और वहाँ की 2 ऑफिसर्स को यहाँ तक लगने लगता है कि वो ज्यादा टीवी देखती है, इसलिए वो ऐसी कहानियां बना रही है। लेकिन इस बार शायद लीजा को सपोर्ट करने और उसकी बात सुनने के लिए वहाँ डिटेक्टिव की टीम होती है जो उसी किलर की तलाश में थी। जब डिटेक्टिव लीजा के रूम में पहुंचते हैं तो वो चुपचाप उदास होकर बैठी होती है, यहाँ तक कि वो अब किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी वो लीजा को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है जिससे वो उसे अपना समझ सके, और वो लीजा से सब कुछ पूछते हैं जो जो उसके साथ हुआ था। वो उन्हें बताती है कि बॉबी के पास एक ब्लैक कलर की कार है जिस पर रेड कवर लगा था। उसके घर में पूरी 22 सीढ़ियां थी और उसकी कार के डैशबोर्ड पर मैग्नम लिखा हुआ था। और वो बताती है कि वो आदमी गोरा है, लेफ्टी है और उसके पास एक गन भी है। और ये सारी जानकारी मिलते ही लैरी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लीजा की बातों को कंफर्म करने के लिए लैरी उसके घर पर फोन करता है जहाँ मॉरिस उसका डैड बनकर बातें करने लगता है। और उसकी बातें सुनकर लैरी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि एक बाप इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। और जब वो लीजा से इस बारे में पूछता है तो वो उसे मॉरिस की भी सच्चाई बता देती है। इसके बाद वो फौरन उसकी नानी के घर जाकर मॉरिस को गिरफ्तार कर लेता है। और इसके बाद लैरी की टीम किलर को पकड़ने के लिए और मेहनत करने लगती है। और लीजा के कपड़े की फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि ये वही किलर था जिसने शहर में आतंक मचा रखा है। अब लैरी को यकीन हो जाता है कि बॉबी वही किलर है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा है। इसके बाद वो लीजा को वहीं ले आता है जहाँ बॉबी उसे छोड़कर भागा था। अब लीजा लैरी की कार में बैठ जाती है और वो वही सब रिवाइंड करती है जो उसने उस दिन फील किया था। और लीजा उन्हें गैस स्टेशन पर ले आती है जहाँ बॉबी ने गैस भरवाई थी। और वहाँ के कैमरे को चेक करने पर उन्हें एक और सबूत मिल जाता है। कैमरे में उन्हें वही आदमी मिलता है जिसका लीजा ने स्केच बनवाया था। और अब उसके पोस्टर्स बनवा कर जगह जगह लगा दिए जाते हैं और वो उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद फाइनली एक ऑफिसर को बॉबी दिख जाता है। वो ऑफिसर उसके पास जाकर कहता है कि हमारे पास एक चोरी की रिपोर्ट है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी पड़ेगी। और बहुत ही चालाकी से वो बॉबी की फोटो ले लेता है। इसके बाद वो फोटो लीजा को दिखाई जाती है और वो उसे पहचान लेती है। और अब जल्दी ऑफिसर बॉबी के घर का भी पता लगा लेते हैं। उन्हें वहाँ 22 सीढ़ियां मिलती हैं और वॉशरूम में जाने पर उन्हें लीजा के बाल और फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं। और अब पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है। और फाइनली एक दिन थिएटर के बाहर उन्हें बॉबी मिल जाता है। इस दौरान उसे घेर लिया जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद लैरी लीजा के पास जाता है और उसे ये गुड न्यूज देता है। और फिर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लीजा की बहादुरी की तारीफ करता है क्योंकि लीजा ने अपने साथ साथ उन तमाम लड़कियों को भी न्याय दिलवाया था जिन्हें उस दरिंदे ने बेरहमी से मार डाला था। केस खत्म होने के बाद लीजा अपनी नानी के घर नहीं जाती क्योंकि वो दोबारा वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी। इसलिए इंस्पेक्टर उसकी आंट को बुलाता है जो उसे लेने वहाँ पहुँच जाती है। लीजा की ये हालत देखकर वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और अब से वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। यहाँ लीजा लैरी को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और लैरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और लीजा खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जीने निकल पड़ती है। और मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि बॉबी को मौत की सजा सुनाई गई है। अब कुछ सालों बाद हम लीजा को देखते हैं जो अब एक लेडी पुलिस ऑफिसर बन चुकी होती है और ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।